Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 1st of February 2023. तो गाइज आज है तारीख 1 फरवरी 2023 और है वेडनेसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे ये वीडियो इसी चैनल पर अपलोड हो जाता है। तो आज कौन कौन अपने समय पर वीडियो में प्रेजेंट है नीचे लाइव चैट के अंदर ज़रूर से बताना। बाकी इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट सोर्सेज जैसे पीआईबी, डाउन टू अर्थ और लाइव मिंट के भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। बाकी वीडियो का जो एंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको एंड देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको टेस्ट दिया गया है, उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना होगा और वो टेस्ट आप अच्छे से तब अटेम्प्ट कर पाओगे जब पूरे वीडियो को बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ में सुनोगे। तो पूरे वीडियो को अच्छे से देखो, लास्ट में उस टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करो। आपका जितना भी स्कोर आता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। डेली बेसिस पर 500 से ज़्यादा लोग यहाँ पर उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं और अपने स्कोर को लिख रहे हैं। बाकी इस लेक्चर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम पर जा सकते हो और वहाँ पर आपको सर्च बॉक्स में दीपक यादव एजुकेशन आगे यूपीएससी लगा देना, ये लिखना होगा, आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पर इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जा सकते हो और अगेन वहाँ पर फिर से आपको दीपक यादव एजुकेशन लिखना होगा। 11,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, आप भी मेरे साथ में पर्सनली वहाँ पर जुड़ सकते हो। चलो अब बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में हमारा जो पहला आर्टिकल होने वाला है वो है परमवीर चक्र के बारे में। अब आपको पता होगा इस प्रकार के जो अवार्ड्स हैं वो लगातार पिछले कुछ समय पर न्यूज़ में है, लेकिन परमवीर चक्र स्पेशली न्यूज़ में है। तो क्यों है न्यूज़ में, क्या है कारण, क्या है ये अवार्ड, सब कुछ यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। आपको पता होगा इस वीडियो में केवल और केवल हम लोग जो आर्टिकल है ना वो एग्ज़ाम में कैसे हेल्प करेगा उन्हीं चीज़ों को कवर करते हैं और हमें कवर करना भी वही है ना। कोई फालतू की चीज़ होती नहीं है। तो छोटे से वीडियो में ढेर सारे आर्टिकल्स प्लस टेस्ट की प्रैक्टिस करवाई जाती है। हर एक आर्टिकल की जो न्यूज़ है, मतलब ये चर्चा में क्यों है, वो आपको इस प्रकार से ऊपर पैरा में ब्लू कलर की नज़र आएगी। बाकी इसके रिगार्डिंग जो भी स्टैटिक डेटा है वो आपको नीचे नज़र आएगा, यानी कि करंट प्लस स्टैटिक दोनों का ही मिक्सचर है। यानी कि ये आपका करंट अफेयर हो गया और जहाँ से एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाएंगे वो स्टैटिक डेटा आपको ये देखने को मिलेगा। इस प्रकार का जो पैटर्न है वो हर एक आर्टिकल के अंदर है, ठीक है। तो न्यूज़ यहाँ पर क्या है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली, आपको पता होगा जो अंडमान निकोबार आइलैंड है ना, इनके कुछ आइलैंड्स हैं, मतलब देखो ये अलग अलग बहुत सारे आइलैंड्स का ग्रुप है। तो अंडमान निकोबार आइलैंड में कुछ आइलैंड्स ऐसे थे, कुछ महाद्वीप ऐसे थे जिनका नाम नहीं था कोई भी। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ, उन आइलैंड्स का नाम रखा गया है और वो नाम किसके बेसिस पर रखा गया है, लगभग जो 21 परमवीर चक्र अवॉर्डीज़ हैं, यानी कि वो हमारे बहादुर मिलिट्री पर्सनल जिनको ये परमवीर चक्र अवार्ड मिला हुआ है, उन्हीं के नाम पर हम लोगों ने अभी क्या किया है, अंडमान निकोबार के आइलैंड्स का जो नाम है वो रखा है। लगभग यहाँ पर आप कह सकते हो कि इस प्रकार के 21 आइलैंड थे जिनका कोई नाम नहीं था। तो अब यहाँ पे नाम रख दिए गए हैं, लेकिन किन के नाम रखे गए हैं, जो परमवीर चक्र अवार्डी हैं, 21 अवार्डी हैं, इन्हीं के नाम के ऊपर ये नाम रखे गए। तो ये तो आपने करंट इशू समझा, लेकिन ये तो पहले भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, लेकिन आपको परमवीर चक्र के बारे में डिटेल से नहीं पढ़ा था। ये स्पेशली न्यूज़ में तो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक आर्टिकल आया था, तो मैंने सोचा चलो डिटेल से कवर करते हैं, इंपॉर्टेंट है। जब बात करते हैं परमवीर चक्र की तो ये इंडिया का एक सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड है, ठीक है ना। ये हमारे मिलिट्री पर्सनल को दिया जाता है उनकी बहादुरता के लिए, उन्होंने यहाँ पर कितना सेक्रीफाइस किया है उस चीज़ के लिए। नाउ जो परमवीर चक्र है इसको कब लेकर आया गया था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 26 जनवरी 1950 में। ध्यान रखना एग्जैक्ट डेट ये है 26 जनवरी 1950 में, फर्स्ट रिपब्लिक डे पर हम लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस किया। दूसरा, यहाँ पे जो परमवीर चक्र है इसका मतलब होता है व्हील, ठीक है, क्या व्हील, व्हील ऑफ द अल्टीमेट ब्रेव हम इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप चक्र पे देखोगे ना तो बेसिकली एक ये चक्र की शेप में आपको पूरा का पूरा अवार्ड देखने को मिलता है इस प्रकार से जो मैंने आपको दिखाया। आगे आते हैं, देन उसके बाद में इस अवार्ड को हम दे सकते हैं पोस्टमसली, ध्यान रखना, यानी कि इसको अवार्ड को दिया जा सकता है किसी व्यक्ति के मरणोपरांत पर भी, यानी कि डेथ के बाद में भी यहाँ पर मरने पर यह अवार्ड दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो कैन भी लिखा है, मतलब उस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी इस अवार्ड को हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर ये जो अवार्ड है ना परमवीर चक्र, ये कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक सिमिलर है ब्रिटिश विक्टोरिया क्रॉस से, ठीक है, या फिर यूएस का मेडल ऑफ ऑनर, या फिर फ्रेंच लीगन ऑफ ऑनर, या फिर रशियन क्रॉस ऑफ सेंट जॉर्ज। ये अलग अलग देशों के अपने ही यहाँ पर इस प्रकार के मेडल्स हैं, तो इन्हीं से कहीं ना कहीं मिलता जुलता है परमवीर चक्र, आप ऐसा ध्यान में रख सकते हो। परमवीर चक्र के डिज़ाइन की जब हम लोग बात करते हैं तो किस प्रकार का डिज़ाइन है, ये जो मेडल है इसको डिज़ाइन किया गया है मिसेस सावित्री खानोलकर के थ्रू, ये प्रकार का डिज़ाइन आपको नजर आएगा।
ठीक है, तो नाम ध्यान रख सकते हो, इन्होंने इस पूरे के पूरे मेडल को डिज़ाइन किया। ये जो मेडल है ये आपको ब्रॉन्ज में देखने को मिलेगा, ब्रॉन्ज में इसको बनाया गया है, सर्कुलर शेप आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, बीच में यहाँ पर इसके एम्बलम नज़र आएगा और बिल्कुल चारों साइड में आपको इस प्रकार से जो चार है ना ये इंद्र वज्रा है। इंद्र वज्र यानी कि यहाँ पे आप देख पाओगे जो वज्र वेपन है इंद्र का, भगवान इंद्र का, तो वो उसका ये ऊपर का कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पर लिया गया है। इस प्रकार का जो यहाँ पर स्वॉर्ड है वो आपको ये नज़र आएगा चारों तरफ से। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आप देखोगे जब इस मेडल को पलटोगे दूसरी साइड से देखोगे तो वहाँ पर परमवीर चक्र लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, प्लस 2 लोटस फ्लावर्स भी वहाँ पर बने हुए हैं। साथ ही साथ में इस परमवीर चक्र में आप ऊपर ये पर्पल कलर का रिबन देख पा रहे होंगे, ये कितने का है 32 mm का ये रिबन है जिसको इस पूरे चक्र में लगाया गया है। ठीक है, अब पहले विनर कौन थे, तो परमवीर चक्र के पहले विनर थे मेजर सोमनाथ शर्मा जो कि कुमाऊं रेजिमेंट से बिलोंग करते थे। तो कुमाऊं रेजिमेंट से बिलोंग करने वाले व्यक्ति मेजर सोमनाथ शर्मा को ये पहला जो ये परमवीर चक्र है वो दिया गया था। दूसरा, अभी तक लगभग 21 लोगों को ये परमवीर चक्र अवार्ड दिया गया है जिसमें से 14 पोस्टुमस दिया गया है यानी डेथ के बाद दिया गया है, मरणोपरांत दिया गया है, आप ऐसा कह सकते हो। तो अभी इन 21 से 21 परमवीर जो चक्र अवार्डीज़ हैं ना, इन्हीं के नाम के ऊपर इन आइलैंड्स का नाम रखा गया है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी है और बैकग्राउंड डेटा भी क्लियर हो चुका है। अब हमने परमवीर चक्र के बारे में तो बात कर ली है, इस प्रकार के कुछ अलग अलग गैलेंट्री अवार्ड्स भी होते हैं। अब गैलेंट्री अवार्ड्स की जब हम बात करेंगे तो ये भी यहाँ पर सरकार इन अवार्ड्स को लेकर आई है ताकि हम अपने आर्म्ड फोर्सेस को दे सकें ये इस अवार्ड को, उनकी बहादुरी के ऊपर, उन्होंने जितना सेक्रीफाइस किया है उसके बेसिस पर यहाँ पर ये जो अवार्ड्स है वो दिए जाते हैं। ठीक है ना। दूसरा, आप देख पाओगे कि ये जो अवार्ड्स हैं यानी गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, इनका अनाउंसमेंट साल में 2 बार होता है, एक बार रिपब्लिक डे पर और एक बार इंडिपेंडेंस डे पर। आपको पता होगा रिसेंटली जो हमारा 26 जनवरी का सेलिब्रेशन हुआ है वहाँ पर भी इन अवार्ड्स का जो अनाउंसमेंट है वो किया गया था, ऐसे ही इंडिपेंडेंस डे पर भी अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो साल में 2 बार यहाँ पर इनका अनाउंसमेंट होता है। बाकी इंडिया के जब हम गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करते हैं ना, तो ये 6 अवार्ड्स के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। गैलेंट्री अवार्ड्स को हम लोगों ने 2 भागों में बांट रखा है, एक तो होता है वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड और एक होता है पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड में इस प्रकार के 3 अवार्ड्स आते हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड में आपको इस प्रकार के 3 ये अवार्ड देखने को मिल जाएंगे, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ठीक है ना, तो ये अवार्ड्स के बारे में बात क्लियर हो गई। नाउ आते हैं अगले आर्टिकल पर। ठीक है ना, एक एक बात क्लियर हो रही है, बहुत ध्यान से चीज़ों को सुनते हुए चलना है क्योंकि लास्ट में यहीं से क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और जो कि ऐसी क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपसे पूछ जाएंगे। ठीक है ना, तो प्लीज़ यहाँ पे चीज़ों को फोकस करके सुनना और लास्ट में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना और मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दो। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। सेकंड आर्टिकल जो है हम इसको जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाएंगे। बात की जा रही है एक बर्ड के बारे में, चेस्टनट विंग्ड कुकू। ये जो कुकू है इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। कुकू चर्चा में है क्योंकि रिसेंटली चेन्नई शहर के अंदर में इस कुकू को देखा गया है। बहुत कमी से दिखाई पड़ती है लेकिन देखने को मिली है पहली बार चेन्नई शहर के अंदर में, इस वजह से ये चर्चा में है। तो यहाँ पे आपको जानना होगा इसके बारे में क्योंकि क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चेस्टनट विंग कुकू के बारे में जब बात करते हैं तो उसका साइंटिफिक नेम है क्लेमेटर कोरोमेंडस, ये इसका हुआ साइंटिफिक नेम। ये जो कुकू है ना, ये एक छोटी साइज़ की बर्ड है, लगभग यहाँ पर लेंथ और इसका वेट के बारे में चर्चा की जा रही है। ये कहीं पर भी नहीं पूछा जाएगा बट विकीपीडिया पेज पर मेंशन था तो मैंने वहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया है। देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो लेंथ है वो 35 to 45 सेंटीमीटर है, वेट यहाँ पर 60 to 90 ग्राम्स का देखने को मिलता है। ये पूछा नहीं जाएगा बट ध्यान रख सकते हो। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो ये जो कुकू है ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, साउथ ईस्ट चाइना, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस। ठीक है ना। तो आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि सर ऐसे तो कई सारे जानवर न्यूज़ में रहते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि हर बार बहुत सारे देश होते हैं जहाँ पर वो जानवर पाया जाता है, तो हमें वो देश कैसे याद रखें। तो ऐसा क्वेश्चन पता है रिसेंट टाइम में पूछा ही नहीं गया है। पता है वो ट्रिक है पूछने की क्वेश्चन, क्योंकि जब मैंने एनालाइज़ किया है पिछले कई सारे सालों के पेपर को तो एक चीज़ कॉमन देखने को मिली है। मान लो कोई जानवर न्यूज़ में है और वो बहुत सारे देशों में पाया जाता है, तो आप कितने देश याद रख लोगे। ऐसे तो कई सारे जानवर पूरे साल भर में, क्योंकि आप पूरे साल का करंट अफेयर तैयार कर रहे हो, तो यहाँ पर 20-25 जानवर न्यूज़ में आ जाएंगे, कितने देश का नाम याद रखोगे। इतना याद रखना, इतना फैक्ट्स याद रखना पॉसिबल भी नहीं है। तो पता यूपीएससी क्या करता है, वो पूछता है कि ये जानवर कहाँ पर है, मतलब इंडिया के अलावा कौन से देश में पाया जाता है। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, अगर क्वेश्चन बना तो कुकू केवल और केवल इंडिया में पाई जाती है, लेकिन आपको पता है नहीं, इंडिया में नहीं, बाकी कुछ और कंट्रीज़ में ही पाई जाती है। तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि हाँ वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे यहाँ पर ध्यान में रखना है। हैबिटेट की बात करें तो ये वाली जो कुकू है ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में पाई जाती है। दूसरा, यहाँ पर ये अंडे वगैरह देती हैं दूसरे चिड़िया के घोंसले के अंदर में। ठीक है, ये ज़्यादातर माइग्रेटरी होती हैं यानी कि बहुत लंबा रास्ता तय करती हैं।
समर के समय पर, गर्मियों के समय पर यहाँ पर ये माइग्रेट करती है ना। इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, साउथ ईस्ट चाइना, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम में यहाँ पर ये माइग्रेशन करती रहती हैं, घूमती रहती हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में विंटर में आप देखोगे साउथ इंडिया, श्रीलंका, अंडमान निकोबार, देन मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस में माइग्रेट करती हैं। यानी कि गर्मियों में कहीं और माइग्रेट करती हैं और सर्दियों में साउथ के जो साउथ वाला रीजन है, यानी साउदर्न वाला रीजन है जहाँ पे श्रीलंका, इंडिया का जो सदर्न पोर्शन है, वहाँ पे माइग्रेट करती हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान में रख सकते हो। ठंडियों में गर्मियों में नॉर्थ इंडिया में माइग्रेट करती हैं, यानी नदर्न साइड में, और जो हमारे सर्दी होती हैं सर्दियों में सदर्न साइड में माइग्रेट करती हैं। बाकी IUCN जो स्टेटस इसका वो है लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न मतलब अच्छी खासी पॉपुलेशन इसकी अवेलेबल है, अच्छी खासी संख्या यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं इन कुकू की। ठीक है, बात क्लियर हो गई। आगे आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल। आगे इसको भी GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से हम लिंक कर सकेंगे। एराविकुलम नेशनल पार्क काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, तो क्या है एराविकुलम नेशनल पार्क, आप डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ न्यूज़ क्या है हम लोग वो समझेंगे। एराविकुलम नेशनल पार्क जो है ना, एक नेचुरल हैबिटेट है, किसके लिए? एंडेंजर्ड नीलगिरी ताहर के लिए। नीलगिरी ताहर आपको ये वाला जानवर देखने को मिलता है, ये गोट जैसा जानवर है ना, इसको हम लोग नीलगिरी ताहर बोलते हैं। ये पिछले 2 सालों में लगभग 4-5 बार चर्चा में आ चुका है, तो आप इसके बारे में ज़रूर से पढ़ के जाना, ये कहीं ना कहीं बार बार न्यूज़ में नज़र आ रहा है। ठीक है, तो नीलगिरी ताहर क्या है? इस प्रकार का जानवर है, और ये वाला जो जानवर है ना, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कहाँ पर? ये पाया जाता है एराविकुलम नेशनल पार्क में। ठीक है, और पता है एक प्रॉब्लम वाली बात क्या है कि इनको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, मतलब इनकी जो संख्या है ना वो लगातार खतरे में है, लगातार इनकी पॉपुलेशन घटती जा रही है। लेकिन रिसेंटली 2 ताहर ने बर्थ लिया है, 2 ताहर का जन्म हुआ है, इस वजह से यहाँ पर ये चर्चा में है। और कहाँ पे हुआ है जन्म? ये एराविकुलम नेशनल पार्क के अंदर में है। तो पहले तो हम एराविकुलम नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे, क्योंकि इसको लेकर हमेशा लोकेशन ही पूछी जाती है। लोकेशन की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? केरला के अंदर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल ऐसी बनेगा। तो एराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ पर है? केरला में। ठीक है, इसको हम लोगों ने एक नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया था 1978 में। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, नीलगिरी ताहर तो चर्चा में था ही, आपको पता होगा नीला कुरुंजी जो फ्लावर हैं, जो ये वाले फूल हैं, ये भी काफ़ी चर्चा में थे। ये फ्लावर भी यहीं पर पाए जाते हैं। कहाँ पर? एराविकुलम नेशनल पार्क के अंदर में। ये जो फ्लावर है ना, इनकी खास बात यह है कि हर 12 साल में एक बार खिलते हैं। ठीक है, बाकी एक हाईएस्ट पीक जो यहाँ पर देखने को मिलती है उसका नाम है द अनामुडी। द अनामुडी भी यहाँ पर इसी पार्क में सिचुएटेड है। टोपोग्राफी की बात करें तो काफ़ी सारी घास वगैरह देखने को मिलती है। शोला फॉरेस्ट यहाँ पर पाया जाता है, इस प्रकार के जंगल देखने को मिलते हैं। फ्लोरा की बात करें तो यानी कि कौन कौन से प्लांट्स देखने को मिलते हैं, तो उन प्लांट्स के कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे एक्टिना डाफने, फिर उसके बाद में बुडेलोनी, माइक्रोट्रोपिस, रेमिफ्लोरा, है ना, पिटोस्पोरम। तो ध्यान नहीं रखना है, बस खाली ये ध्यान रखना थोड़ा थोड़ा कि ये फ्लावर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है ना, पेड़ पौधों की कैटेगरी में आते हैं, बस खाली इतना ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ डिटेलिंग में नहीं जाना है। दूसरा, नीला कुरुंजी फ्लावर भी यहीं पर पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया। अच्छा, ये एराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ पर है? आपको पता है केरला में है। केरला में कहाँ पर है? तो इस प्रकार से आप केरला का मैप देखोगे तो यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर रीजन में यहाँ पे एराविकुलम नेशनल पार्क देखने को मिल जाता है। बाकी काफ़ी सारे नेशनल पार्क जैसे साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनामुडी शोला नेशनल पार्क, देन उसके बाद में यहाँ पर मातिकेतन शोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, ये सब केरला में स्थित हैं। ठीक है, तो हमने अभी प्लांट्स स्पीशीज़ की बात की, अब बात करते हैं यहाँ पर जो जानवर पाए जाते हैं उनके बारे में। लगभग 29 स्पीशीज़ पाई जाती हैं मैमल्स की, और यहाँ पे आप देखोगे कुछ स्पीशीज़, कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि केवल और केवल वेस्टर्न घाट्स में इसी रीजन में पाए जाते हैं। और उसमें से नीलगिरी ताहार, गौर, स्लॉथ बियर, नीलगिरी लंगूर, टाइगर, देन लेपर्ड, जाइंट स्क्वेलर, और जाइंट स्क्वेरल के साथ साथ वाइल्ड डॉग जैसे जानवर कॉमन हैं, वो यहाँ पर पाए जाते हैं। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जो भी नीलगिरी ताहार की जितनी भी पॉपुलेशन है, दुनिया भर में जितनी पॉपुलेशन है, उसकी आधी पॉपुलेशन इसी एराविकुलम नेशनल पार्क में है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी ताहार की जितनी भी संख्या है पूरे दुनिया भर में, इसकी आधी संख्या केवल और केवल एराविकुलम नेशनल पार्क में है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे कि इन सब जानवरों के अलावा लगभग बटरफ्लाई की भी 100 से ज़्यादा प्रजातियाँ, एम्फीबियंस वगैरह भी यहाँ पर पाए जाते हैं। अब बड़ी देर से नीलगिरी ताहार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो चलो इसके बारे में भी कुछ छोटा सा डेटा उसको कवर कर लेते हैं। नीलगिरी ताहार इस प्रकार का जानवर है ना, और ये कहाँ पर? वेस्टर्न घाट्स के अंदर पाया जाता है, क्योंकि जैसे आप लोग मैप ड्रॉ करोगे इंडिया का नीचे से इस प्रकार से, तो यहाँ पर आपको ये वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलेंगे, है ना, केरला में। इधर यहाँ पर आपको ईस्टर्न घाट्स देखने को मिल जाते हैं। तो वेस्टर्न घाट्स वाले रीजन में ये नीलगिरी ताहार पाया जाता है। साइंटिफिक नेम की बात करें तो नीलगिरी ट्रैगस हाइलोक्रिस इसका साइंटिफिक नेम है। ये तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी है, ध्यान रखना। IUCN की बात करें तो इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको शेड्यूल 1 में कवर किया गया है। शेड्यूल 1 में कवर करने का मतलब है इसको हाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रखी है। आगे आते हैं अगले इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल पर।
यहाँ पर बात की जा रही है सफ़र सिस्टम के बारे में। अगेन जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और रेलिवेंट आर्टिकल हमारे पास में आ जाता है। क्या है सफ़र सिस्टम समझेंगे। यूपीएससी इस टाइप का क्वेश्चन पहले पूछ चुका है। चर्चा क्यों हो रही है, न्यूज़ क्या है, पहले इसको समझते हैं। जो हमारे पास में AQI है यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर रिसेंटली दिल्ली के अंदर किया जाता है। इसको देखा जाता है और देखने के बाद पता चलता है कि जो हवा है ना वहाँ की, वो वाकई में बहुत ज़्यादा पुअर कैटेगरी में है। ठीक है ना। और हमने यहाँ पर पुअर कैटेगरी के बारे में पता लगाया है सफ़र सिस्टम के माध्यम से। सफ़र की फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। क्या है, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च, इसका फुल फॉर्म है सफ़र का। ये क्या करता है, जो भी यहाँ पर एयर क्वालिटी है ना उसको यहाँ पर देख कर, उसको मॉनिटर कर कर आगे किस प्रकार का वेदर रहेगा उसको देखता है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के तहत यहाँ पर देखने को भी मिला कि अभी जो एयर है ना वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गंदी है दिल्ली के अंदर में। दूसरा, सफ़र ने भी ये बताया कि आने वाले कुछ समय पर ये वेरी पुअर कैटेगरी में रहने वाली है, यानी कि हवा अभी पॉल्यूटेड है और आने वाले समय पर भी कुछ समय तक प्रदूषित ही रहने वाली है। तो इस वजह से जो ये सिस्टम है सफ़र की काफ़ी चर्चा में है। जब हम लोग बात करते हैं सफ़र की तो पहली चीज़ फुल फॉर्म ध्यान रखना। दूसरी चीज़, जो सफ़र है ना ये एक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम है, यानी जो एयर की क्वालिटी है उसको मॉनिटर करने का काम करता है। तीसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कौन से बॉडी का इनिशिएटिव है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आता है। इसका काम क्या है, इसका काम है लोकेशन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देना, यानी कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन है वहाँ पर एयर क्वालिटी की जो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन है उसको ये प्रोवाइड करवाने का काम करता है। और ये अंदाज़ा भी लगा सकता है कि आने वाले कुछ समय तक, यानी आने वाले लगभग 3 दिन तक अंदाज़ा लगा सकता है। तो आने वाले 3 दिन तक किस प्रकार का वेदर रहेगा वो भी हमें ये सफ़र बता देता है। अब ये जो पूरा सिस्टम है इसको किसने बनाया है, इसको डेवलप किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के थ्रू, जो कि पुणे के अंदर में है। और IITM ने IMD के साथ में, यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ में, और नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग के साथ में मिलकर काम करने के बाद में इस सफ़र को डेवलप किया है। बस खाली आप डायरेक्टली ध्यान रख सकते हो IITM ने इसको डेवलप किया है। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है ये आपको पता चल गया। बाकी लोकेशन वाइज यहाँ पर ये एयर क्वालिटी को लेकर डेटा प्रोवाइड करवाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता फैलाना है ना एयर क्वालिटी को लेकर, ताकि जो लोग हैं वो अपने हेल्थ इश्यूज़ को लेकर कुछ अच्छे से स्टेप उठा सकें। ठीक है, बात क्लियर हो गई, सफ़र के बारे में समझ में आ गया। अभी मैंने हाल ही में यहाँ पर एक और वर्ड यूज़ किया था AQI, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है और उसको भी समझ लेते हैं। अब यहाँ से ना आपको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये पॉइंट समझाने के बाद में मैं आपको UPSC का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दूंगा। उस क्वेश्चन को आपने खुद आंसर देना है, उसका क्वेश्चन का आंसर आप दोगे खुद। तो ध्यान से सुनना। एयर क्वालिटी इंडेक्स की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या करता है, ये पूरा एक इंडेक्स तैयार करता है। इस प्रकार से आपको ये इंडेक्स देखने को मिलेगा और इसमें कुछ स्कोर दिया जाएगा। मान लो यहाँ पर एक पर्टिकुलर रीजन का एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर में स्कोर आता है 0 से 50 के बीच में, मतलब वहाँ की जो हवा है वो काफ़ी अच्छी है, गुड कैटेगरी में है। और अगर इस प्रकार से स्कोर बढ़ता चला जाएगा, हवा सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर और सीवर वाली कैटेगरी में आ जाएगी, हवा और ज़्यादा पोल्यूटेड मानी जाएगी। ठीक है, अब होता क्या, कैसे करते हैं, कैसे नापते हैं। मान लो कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पर उस एरिया में 8 पोल्यूटेंट्स को जांचा जाता है। 8 पोल्यूटेंट्स, वो 8 पोल्यूटेंट्स कौन कौन से, ध्यान रखना। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 पोल्यूटेंट्स को जांचा जाता है। जैसे एक हो गया PM10 और PM2.5, यानी पार्टिकुलेट मैटर। जो छोटे छोटे कंकड़ के टुकड़े हैं वो देखे जाते हैं उस एरिया के अंदर, कितने हैं, किस लेवल पर हैं, है ना। तो PM10 और PM2.5 यानी बड़े कंकड़ के टुकड़े और छोटे कंकड़ के टुकड़े। देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ग्राउंड लेवल ओजोन, अमोनिया, लेड। ये कुछ 8 पोल्यूटेंट्स से नाम रट लेना। ये 8 पोल्यूटेंट्स को देखा जाता है इस पर्टिकुलर एरिया में। अगर ये बहुत ज़्यादा हैं तो वो वहाँ की जो हवा है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, पोल्यूटेड है, और ये कम है पोल्यूटेंट्स तो वहाँ की हवा कम प्रदूषित है। तो इस बेसिस पर हम लोग एयर क्वालिटी इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब देखो, UPSC ने साल 2016 में यह प्रश्न पूछा था एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर। इसका आंसर अब आप खुद दोगे, देखते हैं कितने अच्छे से सुना आपने। क्वेश्चन क्या था, इन द सिटीज़ ऑफ आवर कंट्री, मान लो हमारे जितने भी यहाँ पर शहर हैं वहाँ पे आप एयर क्वालिटी इंडेक्स लेकर, मतलब उस एयर क्वालिटी इंडेक्स को निकालते हो, तो उसमें कौन कौन सी एटमॉस्फेरिक गैसेस को कंसिडर किया जाता है, देखा जाता है। यहाँ पर आपको 5 गैसेस के नाम दिए गए हैं। बताओ यहाँ पर इन 5 में से कौन सी गैसेस देखी जाती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या मीथेन। ठीक है ना। अब बताओ यहाँ पर इन 5 गैसेस में से कौन कौन सी गैसेस इनको कंसीडर किया जाता है। वैसे तो 8 हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रेजेंट है यहाँ पर। तो बताओ कौन कौन सी गैसेस को देखते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स को तैयार करते हैं। ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन बी 2, 3 एंड 4 ओनली, ऑप्शन सी 1, 4 एंड 5 ओनली, या फिर ऑप्शन डी 5 की 5 गैसेस को हम देखते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, H1B वीज़ा और L1V वीज़ा, सॉरी वी नहीं है L1 वीज़ा। तो H1B और L1 वीज़ा, ये दोनों वीज़ा चर्चा में है और डिस्कस करेंगे आखिरकार ये वीज़ा क्या है।
ठीक है, अभी रिसेंटली न्यूज़ क्या निकल कर आती है कि यूएस के अंदर में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने हाल ही में काफ़ी सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया। तो अब वो लोग यहाँ पर लगातार परेशान हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। जो उनके पास में वर्क वीज़ा है ना, उसके तहत यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं नई नौकरी ढूंढने में। इस वजह से वो वर्क वीज़ाज़ काफ़ी चर्चा में है, यानी कि ये जो H1B वीज़ा और L1 वीज़ा है, ये वर्क वीज़ा है, बेसिकली ये चर्चा में है। तो डिस्कस करेंगे हम H1B वीज़ा क्या होता है। इसको लेकर पहले कई सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बना हुआ है, कोविड के समय पर खासकर। तो H1B वीज़ा की बात करेंगे तो यहाँ पर एक मल्टीपल एंट्री नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है। यानी कि देखो, मान लो यहाँ पर यूएसए के अंदर में कोई कंपनी है, अमेरिका में कोई कंपनी है। अब वो कंपनी क्या करना चाहती है, बाहर से किसी वर्कर को बुलाना चाहती है अपने यहाँ पर काम करवाने के लिए। तो वो क्या कर सकती है, वो यहाँ पर इस H1B वीज़ा के तहत उस पर्टिकुलर पर्सन को, उस फॉरेन वर्कर को नौकरी दे सकती है अपने कंपनी में। ये होता है हमारा H1B वीज़ा। देखो, होता यहाँ पर यह है कि आपको पता है कि अगर किसी देश में आप जा रहे होते हो ना, तो जा रहे होते तो उस देश से परमिशन मांगी जाती है कि हम आपके यहाँ पे आ सकते हैं या नहीं। उसी को हम लोग, उसी परमिशन को वीज़ा बोलते हैं। अब वो किस कैटेगरी में, मतलब क्या करने जा रहे हो आप देश में, उसके हिसाब से अलग अलग वीज़ा होता है। तो ऐसे यहाँ पर आप अगर काम करने जाते हो तो आपको वर्क वीज़ा दिया जाएगा, जिसमें यूएसए के अंदर होता है एक H1B वीज़ा। ये आपको समझ में आ गया। वहाँ की कंपनी के अंदर कोई फॉरेनर वर्कर्स को अलाउ किया जाता है इस H1B वीज़ा के तहत। जो भी वर्कर्स होते हैं H1B वीज़ा में, ये क्या करते हैं, अलग अलग ऑक्यूपेशन के अंदर, जैसे साइंस की फील्ड में काम करने जा रहे हैं, मेडिसिन की, इंजीनियरिंग की और मैथमेटिक्स की, यानी पढ़े लिखे लोग होते हैं। पढ़े लिखे लोगों के लिए यहाँ पर H1B वीज़ा होता है और वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए जाते हैं अलग अलग देशों से यूएसए में। कौन सी वीज़ा के तहत, H1B वीज़ा के तहत। ठीक है, और H1B वीज़ा उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिनके पास में कम से कम बैचलर्स डिग्री होनी। ठीक है ना, तो बैचलर डिग्री है तो यहाँ पर उनको H1B वीज़ा मिलेगा। बाकी H1B वीज़ा कितने समय के लिए दिया जाता है, 3 साल के लिए दिया जाता है। इसको बाद में और एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं आगे और 3 साल के लिए। H1B वीज़ा के अंदर में रिक्वायरमेंट क्या होती है, जो एम्प्लॉयर है यानी कि जो कंपनी का मालिक है, वो यहाँ पर अप्लाई करता है, जिस इंसान को बुला रहे हैं ना, उसके बिहाफ में इस वीज़ा को अप्लाई करता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर जिसको H1B वीज़ा मिल जाता है, अब वो उस देश में यानी यूएसए में जा रहा है काम करने के लिए, तो वहाँ पर वो कुछ प्रॉपर्टी को खरीद भी सकता है, बेच भी सकता है, वहाँ के स्टॉक मार्केट में भी पैसा निवेश कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है। ये सारे फायदे H1B वीज़ा के अंदर में आते हैं। नाउ बात आती है L1 वीज़ा की। तो L1 वीज़ा को हम लोग बोलते हैं इंट्रा कंपनी ट्रांसफरी वीज़ा। अब इसका मतलब क्या है, ये क्या करता है, देखो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि यूएस की कंपनी हो, कोई और दूसरी कंपनी भी हो सकती है। जो बड़ी कंपनी है ना, वो क्या करती हैं, वो कभी कभी यहाँ पर अपने एम्प्लॉयज़ को शिफ्ट करती हैं एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर, है ना, टेम्पररी बेसिस पर। भैया आपने यहाँ पे काम कर लिया, अब आपको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया, मान लो यूएसए के अंदर में, क्योंकि ये वीज़ा यूएसए वाले हैं, H1B वीज़ा, L1 वीज़ा ये यूएसए के हैं। मान लो दुनिया में कोई और कंपनी है, हो ज़रूरी नहीं है वो यूएसए की कंपनी हो, कोई दूसरी कंपनी है। अब उसने यहाँ पर अपने एम्प्लॉय को यूएसए की किसी कंपनी में शिफ्ट करना है, तो वो जब शिफ्ट करते हैं ना, तो उसे यूएसए जाना पड़ेगा उस व्यक्ति को। तो जब वो यूएसए जाता है तो उसको L1 वीज़ा दिया जाता है। L1 वीज़ा 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है L1A और होता है एक L1B। अब ये दोनों किसके लिए हैं, जो मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव्स होते हैं कंपनी के, जो बड़े लोग होते हैं, इनको L1A के अंदर में कवर किया गया है। ठीक है ना, ध्यान रखना इसके बारे में। बाकी L1B के अंदर में जो वर्कर्स होते हैं स्पेशलाइज्ड नॉलेज के साथ में, उनको कवर किया गया है। बाकी L1 वीज़ा के लिए कोई एजुकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको पता है जो ये HB वाला वीज़ा था ना, H1B वाला, इसके अंदर एजुकेशन की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। वहाँ पे आपको पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, भले यहाँ पर L1 वीज़ा के अंदर पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। तो L1 वीज़ा जो होल्डर्स होते हैं, इनको यहाँ पे बोला जाता है कि आप 7 साल तक यूएसए में रुक सकते हो। बाकी जो L1B वीज़ा होल्डर्स होते हैं, इनको यहाँ पर 5 साल के लिए अलाउ किया जाता है। ठीक है ना, ये किन किन के लिए वीज़ा है अभी हमने डिस्कस किया। आगे आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल पर। मज़ा आ रहा है, आगे आते हैं। जो ये अगला आर्टिकल है, ये आपका जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर बात की जा रही है AIP सिस्टम के बारे में, यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के बारे में। काफ़ी चर्चा में है, आओ डिस्कस करेंगे AIP सिस्टम क्या है। अच्छा, न्यूज़ क्या है पहले हम इसको समझते हैं। देखो, रिसेंटली हाल ही में क्या होता है, एक अग्रीमेंट साइन किया गया किस किस के बीच में, भारत का DRDO हो गया और फ्रांस का अपना खुद का नेवल ग्रुप हो गया। तो फ्रांस और इंडिया में आप कह सकते हो एक अग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया गया, ताकि हम अपने कलवरी क्लास वाली सबमरीन है, ये जो कलवरी क्लास वाली पनडुब्बी है ना, ये फ्रांस की मदद से हम बना रहे हैं, है ना, फ्रांस हमें बनाकर दे रहा है। तो इस सबमरीन के अंदर में हम चाहते हैं कि AIP सिस्टम को लगा दिया जाए। तो AIP सिस्टम को लगाने के लिए ये अग्रीमेंट किया गया। तो इसी वजह से आपका जो ये AIP सिस्टम है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, ये काफ़ी चर्चा में है। अब इस AIP सिस्टम को विस्तार से समझने के लिए आपको समझना होगा जो पनडुब्बियाँ होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं। देखो, पनडुब्बियाँ यानी सबमरीन 2 प्रकार की होती है। सबमरीन आप समझ रहे हो ना, जो पानी के अंदर चलती है। तो सबमरीन 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है कन्वेंशनल और एक होती है न्यूक्लियर। अब इसका मतलब क्या समझते हैं। देखो, सबमरीन 2 प्रकार की होती है, एक होती है कन्वेंशनल सबमरीन, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं डीजल पावर सबमरीन।
और एक होती है न्यूक्लियर पावर सबमरीन। इनमें क्या डिफरेंस है? देखो, जो कन्वेंशनल या फिर डीजल पावर सबमरीन है ना, इनको पानी से हर एक सप्ताह में बाहर निकलना पड़ता है, पानी से हर एक सप्ताह में बाहर आना पड़ता है, बाहर आकर सांस लेनी पड़ती है, आप ऐसा कह सकते हो। यानी जो हमारी ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन की मदद से हम क्या कर पाएंगे, वहाँ पर अपने डीजल को जला पाएंगे। तो डीजल जनरेटर को रन करने के लिए हर सप्ताह में एक ना एक बार बाहर आना पड़ता है, तो पानी के अंदर यहाँ पर हम उसको रन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको हर सप्ताह में एक ना एक बार बाहर आना पड़ता है, ध्यान रखना। ये होती है हमारी कन्वेंशनल या डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। एक होती है न्यूक्लियर पावर सबमरीन। न्यूक्लियर पावर सबमरीन में यहाँ पर क्या होता है कि ये एक ऐसी सबमरीन है जो कि यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर के सपोर्ट से चलती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये न्यूक्लियर हथियार से बनी हुई, नहीं, न्यूक्लियर रिएक्टर के सपोर्ट से चलती है। इनकी परफॉर्मेंस डीजल वाले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पर ये अगर एक बार चल जाती है ना, तो ये पानी में महीनों तक नीचे रह सकती हैं, इनको बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। और सबमरीन हमारे लिए वही बढ़िया है जो पानी में लंबे समय तक नीचे रह सके, है ना। तो ये यहाँ पर डिफरेंस होता है डीजल पावर सबमरीन और न्यूक्लियर पावर सबमरीन का। तो डीजल पावर इनको हर सप्ताह बाहर आना पड़ता है, और अपने डीजल जनरेटर को रन करने के लिए यहाँ पर पूरा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन हम लोग को चाहिए होता है ना। उसके बाद यहाँ पर सबमरीन वापस अंदर जा पाती है, तो बाहर आएगी तो यहाँ पर दुश्मन पकड़ भी सकता है उसको। लेकिन ये वाली सबमरीन लंबे समय तक अंदर रह सकती है, पानी के अंदर रह सकती है। इसको हम लोग न्यूक्लियर पावर सबमरीन बोलते हैं, ठीक है। बात क्लियर हो गई। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर आपने तो कुछ और ही पढ़ा दिया, सबमरीन के दो प्रकार बता दिए, अब ये बताओ एआईपी क्या है। हम तो एआईपी पढ़ने आए थे, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन क्या है। तो एआईपी के बारे में आपको बताया, डीआरडीओ और साथ ही साथ में फ्रांस ने मिलकर इस प्रकार का अग्रीमेंट किया है कि हम अपनी सबमरीन्स के अंदर, यानी कि जो फ्रांस से हम सबमरीन ले रहे हैं कलवरी क्लास वाली, इसमें एआईपी सिस्टम लगाया जाए। अच्छा, क्या होगा? देखो, जो सबमरीन्स होती है कन्वेंशनल वाली, नॉर्मल वाली, डीजल इलेक्ट्रिक वाली सबमरीन, ये कौन सी होती हैं कि जो लगातार यानी कि हर सप्ताह पानी से बाहर आती हैं, ठीक है ना। लेकिन होगा क्या कि इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें ही हम लोग एआईपी सिस्टम अलग से लगा देते हैं। और इस एआईपी सिस्टम का नाम क्या पता चल रहा है? एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। यानी कि अगर ये एआईपी सिस्टम हम सबमरीन में लगा दें, पनडुब्बी में लगा दें, तो इससे पनडुब्बी एयर इंडिपेंडेंट हो जाएगी, उसको बाहर आने की ज़रूरत नहीं, वो लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पर नॉन न्यूक्लियर सबमरीन को भी हम ऑपरेट कर सकते हैं पानी के अंदर लंबे समय तक। उसके लिए हमें ये एआईपी सिस्टम लगाना होता है, ठीक है ना। आई होप आपको मज़ा आ चुका है, एआईपी सिस्टम समझ में आ चुका है। यानी कि हम नॉर्मल सबमरीन को भी न्यूक्लियर पावर सबमरीन जैसी बना सकते हैं, लेकिन हम वहाँ पे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं एआईपी सिस्टम का, एक ऐसी टेक्नोलॉजी का जो कि उस सबमरीन को एयर इंडिपेंडेंट बना देगी। तो एआईपी सिस्टम के फीचर्स क्या होंगे? पहला, इससे सबमरीन पानी में लंबे समय तक, घंटों तक रह पाएगी। सबमरीन को यहाँ पर ज़रूरत नहीं है कि बाहर आने की, है ना, बार बार बाहर आने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। दूसरा, सबमरीन के अंदर में जो नॉइस होती है ना, डीजल वाली में ज़्यादा आवाज़ होती है, लेकिन यहाँ पर जो हमारी सबमरीन होगी उसमें आवाज़ थोड़ी कम होगी, यानी कि जिसमें एआईपी सिस्टम लगा देंगे उसकी नॉइस वगैरह काफ़ी कम होगी। एआईपी सिस्टम में भी अलग अलग प्रकार होते हैं, तो ओपन साइकिल सिस्टम, क्लोज साइकिल डीजल इंजन सिस्टम, क्लोज साइकिल स्टीम टर्बाइन, स्टर्लिंग साइकिल इंजन, फ्यूल सेल्स, इस प्रकार के यहाँ पे अलग अलग प्रकार होते हैं एआईपी के, आप ऐसा ध्यान में रख सकते हो। डीआरडीओ आज के समय पर जो फ्यूल सेल वाला, नहीं, पाँचवा वाला टाइप है, पाँच वाला जो प्रकार है उसका यूज़ करता है। तो आपको समझ में आ गया ये एआईपी सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है ट्रांसफैट के बारे में। अच्छा, इसके बारे में हमने रिसेंटली द हिंदू के अंदर एक आर्टिकल डिस्कस किया था, अब फिर से न्यूज़ में आ चुका है ट्रांसफैट। समझते हैं क्या है। आओ, ये आर्टिकल न्यूज़ में क्यों है, पहले हम इसको समझेंगे। हाल ही में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट के तहत WHO ये बोलता है कि लगभग 5 बिलियन पीपल दुनिया भर में ऐसे हैं जो कि ट्रांसफैट का शिकार बन चुके हैं, ट्रांसफैट का खतरा उन पर बना हुआ है। और इस ट्रांसफैट की वजह से इंसान के अंदर बहुत सारी दिल से संबंधित बीमारियां, यानी कि जो हार्ट डिजीज़ हैं वो बढ़ने लगती हैं, उनकी मौत होने लगती है, डेथ रिस्क बढ़ने लगता है। तो ऐसा यहाँ पर WHO ने रिसेंटली बताया है। तो हम वही समझेंगे कि आखिरकार ट्रांसफैट है क्या, और इतने सारे लोग सफ़र कर रहे हैं ट्रांसफैट से, तो ये प्रॉब्लम क्यों है। देखो, ट्रांसफैट या फिर इसको हम लोग ट्रांस फैटी एसिड्स के नाम से जानते हैं, ये एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जो कि हमें नेचुरली और इंडस्ट्रियल सोर्सेज से भी मिलता है। यानी आप खाना खाते हो ना, तो उसमें आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये चीज़ें तो मिलती हैं, कुछ फैट्स भी मिलते हैं। अगर आप तला भुना खाते हो तो उसमें यहाँ पर ट्रांसफैट ज़्यादा होता है। अब ट्रांसफैट दो तरीके से मिल सकता है, एक तो नेचुरल, एक इंडस्ट्रियल सोर्स। नेचुरल यानी कि जो काऊ, शीप है, यानी मीट वगैरह से जो फैट मिलता है वो आपको यहाँ पर नेचुरल तरीका हो गया। एक होता है यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस, यानी कि ज़बरदस्ती इंडस्ट्री के अंदर उसको बनाया जा रहा है ना। यहाँ पर एक प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे हम हाइड्रोजन को, जो वेजिटेबल यानी सब्जी वाला जो तेल होता है ना,
इसके अंदर हम हाइड्रोजन को मिला देते हैं और इससे हम लोग यहाँ पर इस लिक्विड को सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वजह से इसको हम लोग हाइड्रोजिनेटेड ऑयल बोलते हैं। बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है इंसान की हेल्थ के लिए। जो पैकेज फूड होता है ना, जो पैकेट वाले फूड्स होते हैं जितने भी, उनके अंदर हाइड्रोजिनेटेड ऑयल्स होते हैं। तो हाइड्रोजिनेटेड ऑयल्स क्या होते हैं कि अगर रूम टेम्परेचर पर अपने जो आपका रूम का वातावरण है उसमें रख दो तो वो सॉलिड हो जाते हैं, यानी कि ठोस में रहते हैं। और इनका काम क्या होता है कि सामान को लंबे समय तक प्रोटेक्ट करके रखना, यानी वो जो सामान है वो सड़े ना। इस वजह से जो पैकेज वाला फूड होता है ना, वो लंबे समय तक ऐसी पैकेट में पड़ा रहता है, वो सड़ता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजिनेटेड ऑयल का यूज़ किया गया है। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी है। तो ट्रांस फैट आपको समझ में आ गया, नेचुरली और अननेचुरली यानी इंडस्ट्रियल प्रोसेस से कैसे मिलते हैं वो आपने समझा। अब यहाँ पे होता क्या है कि हम लोग यही ट्रांस फैट की जब बात करें तो ट्रांस फैट के अलग अलग प्रकार होते हैं। एक होता है अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट को हम गुड फैट ही बोलते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और एक होता है सैचुरेटेड फैट। ये जो फैट है ज़्यादातर एनिमल प्रोडक्ट्स के अंदर में पाया जाता है। दूसरा होता है एक ट्रांस फैट। ट्रांस फैट सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, ये एक अनसैचुरेटेड फैट है ना। और मैंने आपको बताया यहाँ पे हाइड्रोजन का यूज़ किया हुआ है ताकि जो हमारा सामान है वो लंबे समय तक चल सके। ये हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, आपका मोटापा बढ़ने लगेगा, आपका हर जो हार्ट है ना, हार्ट सही से काम नहीं कर पाएगा। हार्ट के पास में इस प्रकार से जो फैट है वो डिपॉजिट होने लगेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये फैट डिपॉजिट होगा, सही से ब्लड फ्लो नहीं होगा आपके हार्ट तक। इससे क्या होगा, दिल से संबंधित जो बीमारियाँ हैं वो शुरू होने लगेंगी, है ना। हार्ट डिजीज़, डेथ रिस्क भी यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाता है। तो ट्रांस फैट, इसी प्रॉब्लम से कई सारे लोग सफ़र कर रहे हैं क्योंकि उनका डाइट बिल्कुल अच्छा नहीं है, जंक फूड वगैरह ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आखिरकार क्या क्या इनिशिएटिव्स है, क्या क्या तरीके हैं जिससे हम लोग ट्रांस फैट इंटेक को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या इनिशिएटिव हमने उठाए हैं। तो हमने अपने कंट्री के लेवल पर आप देखोगे जो हमारा FSSAI है, यानी कि फूड स्टैंडर्ड्स सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI का काम क्या है, जितना भी यहाँ पर जो प्रोडक्ट भारत के अंदर दिया जाता है ना, उस पर FSSAI का मार्क देखने को मिलता है ना। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, ट्रांस फैट फ्री लोगो को लॉन्च किया। इन्होंने ये बोला कि जिस सामान के अंदर में ट्रांस फैट नहीं होगा उसके लिए इस लोगो का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि उसमें ट्रांस फैट नहीं है। तो इस प्रकार का इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया ताकि लोग अपने आप से डिसीजन ले सकें। दूसरा, दुनिया भर में एक और इनिशिएटिव उठाया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिप्लेस कैंपेन लॉन्च किया था। आपसे क्वेश्चन बन सकता है रिप्लेस कैंपेन किसने लॉन्च किया है। तो WHO ने रिप्लेस कैंपेन लॉन्च किया था 2018 में, ठीक है ना। और इसका टारगेट ये था कि दुनिया भर में हम ट्रांस फैट को कम कर सकें और जो इंडस्ट्री के अंदर में ये एडिबल ऑयल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इनको हम लोग कम कर सकें, क्योंकि यही ज़्यादा खतरा पैदा करने वाले हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है G20 चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंड टेबल के बारे में। इसमें कुछ नहीं है, मतलब खाली PIB पर एक आर्टिकल था तो मैंने ऐसी कॉपी पेस्ट कर दिया है, कुछ खास बात नहीं है। लेकिन मैं सोचता हूँ यार कि अभी कुछ इंपॉर्टेंट ना आ जाए, इस चक्कर में छोड़ा नहीं जा सकता। तो यहाँ पे जो आर्टिकल है क्या बोलता है, हाल ही में एक मीटिंग तय की गई है, किसकी, G20 चीफ साइंस एडवाइजर राउंड टेबल की। ये जो मीटिंग है ये पहले तो ऑनलाइन मोड में की गई थी, बाकी आने वाले समय पर काफ़ी सारे डिस्कशंस यहाँ पर होने वाले हैं। 2 हाई लेवल की मीटिंग होगी, एक होगी लगभग 26 से 28 मार्च 2023 में, एक होगी 27 से 29 अगस्त 2023 में। एक बेंगलुरु में होने वाली है, एक हैदराबाद में होने वाली है। तो ये 2 हाई लेवल की मीटिंग्स होंगी, ध्यान रखना G20 की। ये बात क्लियर हो गई है। अब इनका काम क्या होगा, पहली बात तो ध्यान रखनी है, जो मीटिंग है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल इनिशिएटिव है। यहाँ पे जितने भी देश होंगे उनकी सरकारें बैठकर बातचीत करने वाली हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे हम लोग इस मीटिंग के अंदर में फोकस करने वाले हैं साइंटिफिक रिसर्च, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, है ना, डिप्लॉयमेंट, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादातर फोकस किया जाएगा। दूसरा, अब G20 यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो G20 के अंदर टोटल 20 देश हैं, आपको पता होगा। अगर हम टू बी प्रिसाइज बात करें तो 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर G20 कंट्रीज़ के नाम ध्यान रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये ट्रिक याद करनी पड़ेगी। गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है। तो यहाँ पर जो गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है, तो जॉब करती है से पहले जितनी बातें बताई हैं ये सारे के सारे एक्रोनिम हैं, इनके बेसिस पर आप कंट्री के नाम ध्यान रख सकते हो। तो 20 देशों के नाम में जर्मनी, USA, रशिया, UK, जापान, इंडिया, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, कनाडा, फ्रांस, चाइना, इटली, मैक्सिको और यूरोपियन यूनियन। ये आपको 20 नेशंस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। आते हैं अगले इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल पर। इसको आप लोग GS पेपर नंबर 3 से रिलेट कर पाओगे इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। एक टॉपिक काफ़ी चर्चा में आया है रिसेंटली, वो है को लोकेशन ट्रेडिंग। तो ये को लोकेशन ट्रेडिंग क्या है, ये NSE के अंदर स्कैम हो गया था, एक बहुत बड़ा घोटाला किया गया ये को लोकेशन ट्रेडिंग करके। तो ये क्या है कॉन्सेप्ट, आओ इसको समझते हैं। आखिरकार ये आज चर्चा में क्यों आया, पहले हम इसको समझेंगे न्यूज़ क्या है।
न्यूज़ यहाँ पर यह है कि जो हमारे पास में सेबी है, दैट इज़ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्हीं का एक ट्राइब्यूनल है जहाँ पर ये मैटर देखे जाते हैं। कोई भी घोटाले होता है तो वो मैटर सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्राइब्यूनल में देखा जाता है। तो रिसेंटली यहाँ पर इस पर्टिकुलर ट्राइब्यूनल में जब ये केस देखा जा रहा था तो यहाँ पर यह बोला गया NSE से, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से, कि NSE को 100 करोड़ रुपये देने होंगे सेबी को। सेबी बॉडी कौन सी है? सेबी वो बॉडी है जो कि हमारे पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट को मेंटेन करने का काम करती है। तो यहाँ पर इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन देने के लिए 100 करोड़ रुपए NSE को देने होंगे। NSE के ऊपर 100 करोड़ रुपए का फाइन लगाया गया है। पता रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पर यह था कि NSE की एक चेयरमैन हुआ करती थी, यहाँ पर ये लीडर हुआ करती थी, बट यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहीं ना कहीं को लोकेशन स्कैम कर दिया NSE के ग्रुप में, NSE बॉडी में। अब ये को लोकेशन क्या है, स्कैम की वजह से यहाँ पर ये सारा का सारा जो फाइन है वो NSE झेल रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर ये चर्चा में है, ठीक है ना। और डिस्कस करते हैं कि आखिरकार सर को लोकेशन ट्रेडिंग होती क्या है। अब पहले तो मैं आपको को लोकेशन ट्रेडिंग समझाने से पहले 2-3 चीज़ें समझाऊंगा। मान लो यहाँ पर जो सेबी है ना, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि स्टॉक मार्केट को संभालता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में आपको सेबी, NSE दोनों के यहाँ पर हेडक्वार्टर्स नज़र आते हैं। ये क्या करते हैं यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर, मतलब उनको रेगुलेट करने का काम होता है इनका, ठीक है। अब सपोज़ यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताता हूँ। कभी कभी आप लोगों ने अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर देखा होगा कि कोई सामान की ना बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, कोई सामान बहुत ज़्यादा डिमांड में होता है कि मतलब तुरंत लोड हुआ और तुरंत वो बिक गया, तुरंत सोल्ड आउट हो गया। ऐसे कई सारे सामान होते हैं, है ना। तो उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं ना, वो लोग यहाँ पर ये करते हैं कि उस सामान के ऊपर एक बोर्ड सेट कर लेते हैं। बोर्ड सेट कर लेते हैं यानी इंसान ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक सिस्टम लगा देता है, जिससे जैसे ही वो सामान आएगा, जैसे ही अमेज़न पे आएगा, तुरंत यहाँ पर उसको पता चल जाएगा और तुरंत वो परचेज़ कर लेगा। यानी पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम में वो सेट कर देता है, तुरंत उसको पता चल जाएगा, तुरंत वो परचेज कर लेगा। यानी आपको तो पहले सर्च करना पड़ेगा, लेकिन जो एक होशियार व्यक्ति है उसने बोट वगैरह सब कुछ सेट कर रखा है, उसको तुरंत पता चल जाएगा हाँ भाई ये सामान अमेज़न पे आ गया है, और वो तुरंत क्या करेगा, उसको परचेज कर लेगा। आप रह गए पीछे। अब वो क्या करेगा, वही सामान वो फिर से अमेज़न पे डाल देगा, लेकिन थोड़े से महंगे में, क्योंकि उसको पता है कि भैया ये सामान मैंने सारा खरीद लिया, सोल्ड आउट हो चुका है ना। और अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा रुपया मैं इसको डाल दूंगा ताकि उसका प्रॉफिट हो जाए। थोड़ा सा ज़्यादा पैसे में अब मैं इसको बेचूंगा, क्योंकि अब लोगों को चाहिए होगा तो वो मुझसे ही लेंगे, क्योंकि मैंने सब कुछ परचेज़ कर लिया है। तो यानी कि वो आपसे पहले परचेज़ कर लेता है अमेज़न पर, क्योंकि उसने ऑटोमेटिक सिस्टम कुछ ना कुछ सेट कर रखे हैं, बोट वगैरह सेट कर रखा है, आप ऐसा कह सकते हो। ऐसे यहाँ पर मतलब कि ऐसा ही होता है यहाँ पे कि मतलब वो क्या है, जो को लोकेशन ट्रेडिंग स्कैम हुआ है ना, ऐसे यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है कि मान लो NSE की NSE का यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ये हेडक्वार्टर है, जहाँ से स्टॉक वगैरह सब कुछ आते हैं और सब परचेज़ करते हैं। मान लो एक इंसान बिहार में बैठा है और वो बिहार से किसी स्टॉक को परचेज़ कर रहा है, और एक इंसान यहाँ पर NSE के हेडक्वार्टर के जस्ट पास में बैठा है और वो यहाँ से स्टॉक को परचेज़ करना चाहता है। तो पता है सबसे पहला डेटा इस वाले इंसान के पास में आएगा, और थोड़ा सा लेटेंसी हो जाती है, थोड़ा सा लेट डेटा ट्रांसफ़र होता है, तो बिहार वाले के पास में थोड़ा सा देर से डेटा जाएगा, कुछ सेकंड का फ़र्क होगा, तो कुछ सेकंड पहले इसको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। तो ये NSE में क्या कर सकता है ना, यहाँ पर भी ये क्या कर सकता है, पूरा अपना सिस्टम लगा सकता है। इस हेडक्वार्टर के जस्ट पास में, हेडक्वार्टर के अंदर एक सिस्टम लगा सकता है। सिस्टम लगाने पर जैसे यहाँ पर ट्रेडिंग होगी वो हाथों हाथ पहले ही कर सकता है। कोई भी यहाँ पर, क्योंकि मैंने बताया कुछ सेकंड का फ़र्क रहेगा, कुछ सेकंड पहले इसको इन्फॉर्मेशन रहेगी, तो ये उस कुछ सेकंड के अंदर जो स्टॉक है उसको खरीद बेच सकता है ना। तो इस इंसान से पहले इसको सारी बातें पता चलेंगी, थोड़े से पहले उस पर ही यहाँ पर ये स्टॉक को खरीद बेच सकता है। तो ये कहीं ना कहीं कोलोकेशन स्कैम कहलाता है या कोलोकेशन ट्रेडिंग कहलाती है। यानी कि आप जस्ट उसके पास में, हेडक्वार्टर के पास में बैठे हो, लोकेशन के पास में बैठे हो और वहाँ से बैठकर ट्रेड कर रहे हो, और आपको थोड़े कुछ सेकंड का फ़ायदा मिल रहा है। और ऐसे यहाँ पर क्या हुआ था कि इन्होंने एक इंसान को यहाँ पे, ये जो लीडर थी ना NSE की, इन्होंने यहाँ पर एक इंसान को अलाउ कर दिया था, और वो NSE के हेडक्वार्टर में बैठ कर इस प्रकार से कोलोकेशन ट्रेडिंग कर रहा था और काफ़ी सारा मुनाफा कमा रहा था, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पर ये इलीगल है और इस प्रकार की चीज़ों को यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया है। दैट इज़ वाई NSE के ऊपर ये सारा का पेनल्टी लगाई गई है कि भैया इससे कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है तो 100 करोड़ रुपए का पेनल्टी भरो। बात क्लियर हो गई, आगे आते हैं। अब थोड़ा हम डिस्कस करते हैं एक और बॉडी के बारे में, सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऊपर, क्योंकि इसी पर्टिकुलर ट्राइब्यूनल ने ये केस देखा है। जैसे हमारे कोर्ट होते हैं ना, न्यायालय होते हैं, वैसे ही ट्राइब्यूनल होता है। तो ये सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्राइब्यूनल है। ये क्या है, ये एक स्टैचुरी बॉडी है। इसको हम लोगों ने बनाया है, जो सेबी एक्ट है 1992 वाला, इसके सेक्शन 15K के तहत यहाँ पर इसको बनाया गया है। दूसरा यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये जो ट्राइब्यूनल है ये क्या करता है, ये अलग अलग केसेस देखता है। मान लो सेबी का यानी स्टॉक मार्केट में कोई स्कैम हुआ, उसका केस आया है, तो वो यहाँ पर इस ट्राइब्यूनल में देखा जाएगा। या फिर कोई केस यहाँ पर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का आया है, उस केस को देख सकता है। या फिर कोई केस पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का, तो इन केसेस को भी देख सकता है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बन सकता है, सेबी तक तो सही, आप यहाँ पे मैच कर जाओगे, लेकिन सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल में इन दो पर्टिकुलर बॉडी के कोई स्कैम है तो उस प्रकार के केस को भी देखा जाता है,
ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलो आगे आते हैं। आई होप आपको यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है, सारे आर्टिकल्स बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुके हैं। अब देखते हैं कितना कुछ समझ में आया है। अब मैं आपको लाइन से सारे के सारे क्वेश्चंस बताता हुआ चलूंगा। पहले मैं आपसे सारे क्वेश्चंस पूछूंगा, इसके आंसर आप लाइव चैट के अंदर और नीचे कमेंट सेक्शन में बताते हुए चलना, और लास्ट में अपना स्कोर लिख कर जाना। फिर अंत में मैं एक साथ सारे क्वेश्चंस के आंसर भी आपको बता दूंगा। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू परमवीर चक्र। परमवीर चक्र के बारे में स्टार्टिंग में हमने पढ़ा। परमवीर चक्र के रेफरेंस में आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट, ये इंडिया का एक हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड है जिसको लाया गया था 15 अगस्त 1947 में, 15 अगस्त 1947 में। क्या स्टेटमेंट सही है? दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि इस अवार्ड को हम लोग पोस्टमसली दे सकते हैं, यानी किसी के मरणोपरांत यानी डेथ के बाद में उसको दिया जा सकता है। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। आगे आते हैं उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो काफ़ी सरल सा होने वाला है। यहाँ पे बात की गई है चेस्टनट विंग्ड कुकू के बारे में। जो ये चेस्टनट विंग कुकू है ना, ये जो बर्ड है, इसको लेकर आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहला स्टेटमेंट, ये जो बर्ड है ये केवल और केवल भारत में वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती हैं। वही वाली ट्रिक मैं समझा रहा हूँ आपको, है ना, जो मैंने बताई थी। तो केवल और केवल भारत में वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती हैं। दूसरा स्टेटमेंट, इनको IUCN की लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। आगे आते हैं उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है एराविकुलम नेशनल पार्क के बारे में। जो एराविकुलम नेशनल पार्क है ये हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है। बताओ कौन से राज्य में ये पार्क स्थित है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी केरला, या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो बहुत सरल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी ने नीचे कमेंट सेक्शन में देना ही होगा, बिल्कुल सही उत्तर देना है। आगे आते हैं उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है सफर सिस्टम के बारे में। तो सफर सिस्टम यानी सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, इसके रेफरेंस में आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ध्यान रखना, नॉट करेक्ट। पहला स्टेटमेंट, ये एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का, यानी इस मिनिस्ट्री के अंदर में ये बॉडी आती है। दूसरा, इसका काम है जो स्पेसिफिक एक लोकेशन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देना एयर क्वालिटी को लेकर रियल टाइम में। बताओ यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। आगे आते हैं उसके बाद यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है H1B वीज़ा के बारे में। तो H1B वीज़ा को लेकर दो स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं। बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, H1B वीज़ा एक मल्टीपल एंट्री नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है जो कि क्या करता है, फॉरेन वर्कर्स को, यानी कि जो US की कंपनी है ना, वो यहाँ पे फॉरेन वर्कर्स को बुलाती है US के अंदर काम करने के लिए इस H1B वीज़ा के तहत। दूसरा, H1B वीज़ा के लिए कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, यानी ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा होना चाहिए H1B वीज़ा के लिए। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। आगे आते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बात करता है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के बारे में, AIP के बारे में। तो AIP के रेफरेंस में आपको फिर से दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये एयर प्रोपल्शन सिस्टम, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम है ना, ये क्या करता है, सबमरीन की बैटरी को यहाँ पर चार्ज कर देता है, जबकि वो सबमरीन अंदर पानी में रहे, मतलब पानी के अंदर रहते रहते ही उसकी बैटरी को चार्ज कर सकता है ये सिस्टम, यानी सबमरीन को पानी से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, इस सिस्टम को डेवलप किया गया है इसरो के थ्रू, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। अरे यार, क्वेश्चन बहुत सरल सा बन गया है ना। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको सबको देना ही है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। आगे आता है उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है विद रेफरेंस टू G20 चीफ साइंस एडवाइजरी राउंड टेबल। इस राउंड टेबल के रेफरेंस में आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल इनिशिएटिव है, यानी G20 की प्रेसिडेंसी के अंदर में सरकारें मिलकर आपस में यहाँ पे डिस्कशन कर रही हैं। दूसरा, यहाँ पर ये जो राउंड टेबल है ना, ये क्या करेगा, ये डिस्कशन करेगा साइंस एडवाइस मैकेनिज्म को लेकर, काफ़ी सारे साइंटिफिक टॉपिक को लेकर यहाँ पर ये चर्चा करने वाला है। बताओ कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ऑप्शन ए, साइंस मैकेनिज्म के साथ साथ चर्चा करने पर साइंस एडवाइस मैकेनिज्म को भी यहाँ पर ये तैयार करेगा। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। आगे आते हैं उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है ट्रांस फैटी एसिड्स के बारे में। तो ट्रांस फैटी एसिड्स के रेफरेंस में आपको फिर से दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ये एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से भी मिल सकता है। दूसरा, इंडिया ने रिप्लेस कैंपेन को लॉन्च किया है ताकि ट्रांस फैट इनटेक को हम लोग कम कर सकें। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। बहुत ध्यान से पढ़ना, ये ट्रिकी क्वेश्चन है।
अगर आपने ध्यान से सुना है तो आप इसको आराम से लगा पाओगे। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। आगे आते हैं उसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल के बारे में। अभी हमने डिस्कशन किया था। तो ये जो ट्राइब्यूनल है जो कोर्ट की तरह काम करता है, इसको लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है ये ट्राइब्यूनल एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जिसको सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के तहत बनाया गया है। दूसरा, इसका काम है अलग अलग केसेस को देखना। मान लो कोई एक ऑर्डर पास हुआ है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से, तो उस केस को भी यहाँ पर ये डिसमिस कर सकता, उस केस को भी यहाँ पर निपटा सकता है, उस केस को भी यहाँ पर ये ट्राइब्यूनल देख सकता है। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन हो गए हैं हमारे समाप्त, और देखते हैं आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है ना। अब हम लोग फटाफट सारे क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे, यानी लास्ट क्वेश्चन से ही आंसर देखना स्टार्ट करेंगे, और फिर लास्ट में आप अपना स्कोर लिख कर जाना कि हाँ आपने कितना स्कोर किया है, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। तो आखिरी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन था सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल को लेकर। तो इसके रेफरेंस में दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, वैसे दोनों के दोनों सही हैं। मैंने आपको पढ़ाया था सेबी 1992 ये जो एक्ट है ना, इसके तहत इस बॉडी को बनाया गया, एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, सही बात है। दूसरा, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, प्लस यहाँ पर जो आपका पेंशन वाला बॉडी है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी या सेबी है, इसके केसेस को यहाँ पर ये देख सकता है, इनकी अपील जो है, इनकी सुनवाई कर सकता है सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल। ठीक है ना। तो इस वजह से दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ट्रांस फैटी एसिड्स को लेकर। तो ट्रांस फैटी एसिड्स को लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला, ये एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से मिलता है, सही बात है। नेचुरल रिसोर्सेज प्लस इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज दोनों जगह से मिल सकता है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। यहाँ पर अगर ओनली लग जाता कि केवल और केवल नेचुरल रिसोर्सेज से मिलता है तो ये गलत हो जाता है ना। यहाँ पे ओनली नहीं लगा है तो ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इंडिया ने लॉन्च किया है रिप्लेस कैंपेन ताकि ट्रांस फैट इनटेक को हम कम कर सकें। ऐसा तो नहीं है, इंडिया ने कोई ऐसा कैंपेन लॉन्च नहीं किया है। ये कैंपेन लॉन्च किया है WHO ने, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले इसके बारे में भी पढ़ाया था, याद आ रहा होगा, है ना। चलो आगे आते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसका आंसर देखते हैं। तो हो सकता है ये वाला क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने गलत किया हो, कोई बात नहीं, गलत किया भी है तो, क्योंकि इसके बारे में ना ज़्यादा डिटेल से पढ़ाया भी नहीं था। चलो फिर भी क्वेश्चन क्या बात करता है, G20 चीफ साइंस एडवाइजरी राउंड टेबल को लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। वैसे दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल इनिशिएटिव है जो कि इंडिया की G20 प्रेसिडेंसीशिप के अंदर में रखा गया है। आने वाले समय पर कई मीटिंग होने वाली है। दूसरा, यहाँ पर ये मदद करेगा कि एक साइंस एडवाइस मैकेनिज्म को तैयार करने में, है ना, साइंटिफिक चीज़ों को लेकर भी काम करने वाला है, डेवलपमेंट को लेकर काम करने वाला है। तो वैसे इसका ऑप्शन सी, दोनों का दोनों यहाँ पर सही स्टेटमेंट देखने को मिल जाएंगे। फिर आता है यहाँ पर अगला क्वेश्चन, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के बारे में बात की जा रही है। तो ये जो AIP सिस्टम है, इसके रेफरेंस में आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट, ये हमारी सबमरीन को पानी के अंदर ही चार्ज कर सकता है, बिल्कुल सही बात है, इससे पानी के बाहर यहाँ पर बार बार सबमरीन को आने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, इसको इसरो ने डेवलप किया है। यहाँ पे हम दिमाग लगा सकते हैं, इसरो स्पेस से रिलेटेड काम करता है, ये काम DRDO का होगा, DRDO करता है, ठीक है ना। तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया है, ना कि इसरो ने। तो दैट इज़ वाई स्टेटमेंट 2 गलत है, हमारा ऑप्शन ए सही है। आगे आता हूँ उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर आपसे यहाँ पर H1B वीज़ा के बारे में पूछा गया। तो H1B वीज़ा को लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए। पहला स्टेटमेंट, ये एक मल्टीपल एंट्री नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है जो कि फॉरेन वर्कर्स को अलाउ करता है, वो जाकर USA में वहाँ पे कंपनीज़ में काम कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट, H1B वीज़ा को लेकर कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होता है, ऐसा गलत है। H1B वीज़ा के लिए हाईली एजुकेटेड होना ज़रूरी है, इनफैक्ट बैचलर्स डिग्री तो होना ज़रूरी है, ये मैंने आपको बताया भी था। तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो केवल सही है, दूसरा वाला गलत है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बात करता है सफ़र सिस्टम के बारे में। तो सफ़र सिस्टम क्या है, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग एंड रिसर्च सिस्टम। सफ़र सिस्टम के रेफरेंस में आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का इनिशिएटिव है, बिल्कुल गलत बात है ना। और क्योंकि अब आप कहोगे कौन सा सही है, सही नहीं, यहाँ पर पूछा है कौन सा गलत है, तो पहला ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये जो सफ़र सिस्टम है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का इनिशिएटिव है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट का। तो पहला ऑप्शन गलत है, वही हमारा सही आंसर है। दूसरा, ये सही है। ये सही इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इसका काम है एयर क्वालिटी को लेकर इन्फॉर्मेशन, एक स्पेसिफिक लोकेशन की इन्फॉर्मेशन को देना। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है एराविकुलम नेशनल पार्क के बारे में। तो एराविकुलम नेशनल पार्क हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है। ये कौन से राज्य में स्थित है, ओडिशा, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, केरला। मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, केरला के खासकर इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। दूसरा, मैंने आपको इसके साथ साथ नीलगिरी तार के बारे में पढ़ाया था, क्योंकि दुनिया भर में जितनी भी नीलगिरी तार की पॉपुलेशन पाई जाती है, उसकी आधी पॉपुलेशन इस पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिल जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था चेस्टनट विंग्ड कुकू को लेकर। तो जो ये चेस्टनट विंग्ड कुकू है इसको लेकर दो स्टेटमेंट है। पहला, ये केवल और केवल वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती है, गलत बात है। मैंने आपको बताया था कई सारे रीजन में पाई जाती है और माइग्रेट भी करती है ये एक देश से दूसरे देश में। दूसरा स्टेटमेंट, इसको हम इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखे हैं IUCN के अंदर में, ये भी गलत है। इसको लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में रखा है, अच्छी खासी पॉपुलेशन अवेलेबल है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नीदर वन नर टू। इसमें कौन सा सही आंसर है? तो ऑप्शन डी आपका सही है, नीदर वन नर टू। आगे आते हैं। फिर आपसे पूछा गया परमवीर चक्र को लेकर। तो परमवीर चक्र के रेफरेंस में आपको अगेन दो स्टेटमेंट दिए गए थे। पहला, ये इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेटेड अवार्ड आपको देखने को मिलेगा, जो कि 15 अगस्त 1947 में इंट्रोड्यूस किया गया था। बिल्कुल गलत कहोगे, सही है? नहीं, गलत यह है क्योंकि मैंने आपको बताया था 26 जनवरी 1950 में फर्स्ट रिपब्लिक डे पर इस अवार्ड को हमने इंट्रोड्यूस किया था। तो पहला स्टेटमेंट हो गया हमारा गलत। दूसरा, इसको मतलब ये अवार्ड दिया जा सकता है पोस्टमसली, यानी किसी के मरणोपरांत यहाँ पर दिया जा सकता है। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। तो आई होप आपने यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन सही किए होंगे। आपका कितना स्कोर है, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख कर जाना, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये था हमारा पूरा का पूरा आज का वीडियो। मिलेंगे आप लोगों से हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।